गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस, ठीक है, व्यतिकरण के बारे में। और आपको बताया था मैंने कि व्यतिकरण के अंदर दो तरंगें, समान आवृत्ति वाली दो तरंगें समान दिशा में गति करती अध्ययन होती हैं, तो वहां पे हमें कुछ स्थान पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है, कुछ स्थान पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? व्यतिकरण। ठीक है। अब बच्चों, अगर तीव्रता समान ना हुई, व्यतिकरण तो भी होगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर वो व्यतिकरण स्थायी नहीं होगा, अस्थायी व्यतिकरण होगा। किसे कहते हैं स्थायी व्यतिकरण? चो देखिए, अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है तो चो जहां पे मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब हमें अधिकतम तीव्रता मिल रही है, सदैव वहां पे तीव्रता मैक्सिमम बनी रहेगी, और जहां मिनिमम मिल रही है वहां पे मिनिमम तीव्रता हमेशा बनी रहेगी। इसे बोलते हैं स्थायी व्यतिकरण। इसके लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होना आवश्यक है। परंतु अगर आवृत्ति समान नहीं हुई तो प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के जितने बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता लगातार बढ़ती घटती रहेगी, लगातार परिवर्तन होगा। हर बिंदु पर तीव्रता लगातार परिवर्तन होगा। मतलब कहीं भी हम यूं नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये वाला बिंदु संपोषी व्यतिकरण वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु विनाशी व्यतिकरण वाला बिंदु है, हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। उसे बोलते हैं अस्थायी व्यतिकरण। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे हम देखा था कि हम जनरली वैसे पढ़ते हैं इसके बारे में, स्थायी व्यतिकरण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम तीव्रता क्या होनी, मतलब आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, दोनों की समान होनी चाहिए। ठीक है। अब बच्चों, व्यतिकरण दो प्रकार बताया था आपको, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर जो कलांतर है वो क्या होता है बच्चों? कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई मीन्स 2n पाई ग्रुप में होता है। पथांतर होता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब n लैम्डा ग्रुप में। ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण में हमने देखते हैं कि जो पथांतर का मान है, पहले कलांतर की बात करें, कलांतर का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा? 2n-1 पाई के रूप में। या कलांतर पथांतर जो होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2। कलांतर तो 2n-1 पाई, एंड जो पथांतर की बात कर रहे हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2 इस रूप में होता है। ठीक है। ये चीज अपन देखी थी। और फिर परिणामी आयाम का सूत्र लिखा था अपन ने, √a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। एंड परिणामी तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है आई नेट बराबर के लिए आई बराबर √i1 + √i2 + 2√i1 cos phi, ये लिखे थे अपन ने। ठीक है। अब चलो बच्चों, देखो आगे और चीज समझाएं। अगर हम चाहते हैं एक अच्छा इंटरफेरेंस हो, जिसे बोलते हैं गुड इंटरफेरेंस, बच्चों एक अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की तीव्रता और जो आयाम है, मतलब दोनों की तीव्रताएं लगभग समान होनी चाहिए, आयाम भी लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों बच्चों, अगर हम तीव्रताएं लगभग समान लेंगे तो हमें जो मैक्सिमा मिलेगा, मतलब आई मैक्स, उसका मान काफी ज्यादा मिलेगा और आई मिन का मान काफी कम। मतलब आई मैक्स और आई मिन में काफी बड़ा अंतर होगा, ताकि हम देखते हैं, पहचान जाएंगे यार यहाँ पे तीव्रता बहुत ज्यादा दिख रही है, मतलब ये संपोषी व्यतिकरण है। यहाँ तीव्रता बहुत कम मिल रही है, अर्थात ये विनाशी व्यतिकरण है। अर्थात हम आराम से पहचान पाएंगे, मतलब आराम से संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं को विभेदित कर पाएंगे। ठीक है। तो एक अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की तीव्रता समान होनी चाहिए या लगभग समान होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ बच्चों, देखिए इसमें जो आपको क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे व्यतिकरण, ठीक है, अच्छे व्यतिकरण हेतु, अच्छे व्यतिकरण हेतु आयाम a1 का मान नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए तो a2, एंड जो तीव्रता है i1 नियरली इक्वल टू क्या होना चाहिए? i2। a1 नियरली इक्वल टू a2 एंड i1 नियरली इक्वल टू i2 होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बच्चों इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे i जो मैक्स है उसका मान i मिन की तुलना में काफी ज्यादा आएगा, और हम आराम से विभेदित कर पाएंगे कि यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमा, मतलब यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण है या विनाशी व्यतिकरण। उसके बाद अगला पॉइंट अपन देखें, जैसा बताया मैंने कि स्थायी व्यतिकरण के लिए, स्थायी व्यतिकरण हेतु, मतलब जहां पे लगातार संपोषी बना रहे, विनाशी बना रहे, ठीक है, स्थायी व्यतिकरण हेतु n1 बराबर n2 बराबर क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, होना चाहिए। अगर बच्चों इनको अपन ने सेम नहीं लिया तो क्या होगा, यहाँ पे हर बिंदु पे तीव्रता लगातार चेंज होगी। ठीक है। अन्यथा प्रत्येक बिंदु पर आई लगातार परिवर्तित होगी। ठीक है, परिवर्तित होगी। और जो आई लगातार तेजी से परिवर्तित हो रही है तो हमें उस बिंदु पर औसत तीव्रता प्रतीत होगी, मतलब ना तो बढ़ती दिखाई देगी ना घटती होगी, बहुत तेजी से परिवर्तन होगा, हम उस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे, हमें वहां पे केवल एक औसत तीव्रता सुनाई देगी, या कहते हैं औसत तीव्रता प्रेक्षित होगी। ठीक है, लगातार परिवर्तित होगी तथा औसत तीव्रता, ठीक है, तथा आई एवरेज प्रतीत होगी, क्या कहते हैं? प्रेक्षित होगी।
आई एवरेज प्रेक्षित होगी, जहां बच्चों आई एवरेज का मान क्या है, आई एवरेज कैसे निकालना है, आई मैक्स प्लस आई मिन बटा 2 करके, आई मैक्स प्लस आई मिन बटा 2 करके निकाल लेंगे, आई एवरेज मिल जाएगा। और उसको सॉल्व करें, मतलब आई मैक्स का मान पता ही है आपको, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई मिन पता ही है रूट आई वन माइनस रूट आई टू होल स्क्वायर, ये रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने में मान आता है आई वन प्लस आई टू, मतलब हमें जो औसत तीव्रता प्राप्त होगी उसका मान क्या होगा, आई वन प्लस आई टू के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखें अगला पॉइंट। अब बच्चों जो दोनों स्रोत से तीव्रता निकल रही है, दोनों तीव्रता के मान आपको समान दे रखे, मान लो आई नोट, तो परिणामी तीव्रता का मान कैसे दिखते हैं, देखिए यदि आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट दिया हो तो, अच्छा आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट दिया हो तो देखिए संपोषी पर अपन देखें, संपोषी पर मतलब संपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए हम तीव्रता देखते हैं क्या मिलती है हमें, आई मैक्स, और आई मैक्स का मान क्या होगा, रूट आई नॉट प्लस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि आई वन आई टू का मान आई नॉट रख दिया तो सोल्व करने बन जाता है बच्चों 4 आई नॉट, क्या आता है 4 आई नॉट। ठीक है, एंड विनाशी बिंदुओं पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, विनाशी बिंदुओं पर हमें तीव्रता मिलेगी न्यूनतम, और इसका मान कितना आएगा, आई नॉट रूट आई नॉट माइनस रूट आई नॉट का होल स्क्वायर, तो रूट आई नॉट कट जाएंगे तो क्या जाएगा, आई मिन का मान 0, आई मिन मिलेगा 0, विनाशी पे आई मिन मिलेगा 0, न्यूनतम तीव्रता मिलेगी 0। और हम देखेंगे सामान्य बिंदु पर मतलब कलांतर फाई वाले बिंदुओं पर, कलांतर फाई वाले बिंदुओं पर, और जो कलांतर फाई वाले बिंदुओं पे जो देखें तीव्रता का सूत्र प्राप्त होता है, क्या होता है देखिए लिख रहा हूं मैं, जहां पे तीव्रता फाई मतलब जो कलांतर फाई है वहां पे तीव्रता आएगी नेट तीव्रता के लिए, परिणामी तीव्रता के लिए ये होता है आई बराबर, आई के लो आई नॉट की बात है, ये होता है बच्चों 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, कितनी मिलती तीव्रता, आई बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। अब बच्चों इस 4 आई नॉट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो आई मैक्स से, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आ जाएगा आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। कहां से आया बच्चों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वही है जो अपन ने कल लिखा था, फॉर्मूला रूट आई वन प्लस रूट आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस 5। ठीक है, रूट आई वन प्लस रूट आई टू प्लस 2 रूट आई वन रूट आई टू कॉस 5, उसी को हमने यहाँ पे आई वन आई टू को आई नॉट रख के सोल्व किया तो रिजल्ट प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लिया बच्चों इंपॉर्टेंट सूत्र के दो। अब जो इन पे अपन क्वेश्चन देखें 3-4 क्वेश्चन, ये जो अपने आखिरी में सूत्र लिखा है इस पे देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं व्यतिकरण में प्राय। देखिए पहला एग्जांपल देखें, समान तीव्रता आई नॉट वाली 2 तरंगें ऐसे बिंदु पर व्यतिकरण कर रही हैं जहां तरंगों के मध्य पथांतर λ/4 है, तो आई नेट बताना यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, हमें बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है, पथांतर दे रखा है, जबकि ये सूत्र में फाई क्या चीज है, कलांतर। पक्की बात है सूत्र तो ये लगाना, लेकिन ये फाई क्या चीज है, कलांतर है, तो पहले कलांतर ज्ञात करना पड़ेगा और जो मान आएगा फिर यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे देखें हम जानते हैं कलांतर पथांतर में सूत्र होता है, संबंध क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। और जो डेल्टा फाई यहाँ पे अपन फाई लेके चल रहे हैं, डेल्टा एक्स कितना दिया हमें, λ/4 बटा लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कट जाएगा, उधर 2 पाई उधर भेज दें तो फाई का मान कितना जाएगा, π/2, फाई बराबर कितना जाएगा, π/2 आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये मान रख देंगे इस सूत्र में, ये सूत्र आई बराबर, इस तरह बच्चों आई नेट का मान निकालें, आई नेट बराबर ये सूत्र आई 4 आई नॉट, आई नेट बराबर क्या है, आई नेट बराबर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5, फाई का मान रख दो π/2 और बटे में 2 ही सही रख दिया इसका मान, यहाँ पे फाई का मान रख दिया π/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये जाएगा π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ये लो 1/√2 हो गया, कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गया, 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो क्या जाएगा 2 आई नॉट, ये आ गया आंसर, आई नेट का मान 2 आई नॉट। ठीक है, ऐसा अपन सोल्व कर सकते हैं। चलो अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए एक बिंदु पर आयाम ए वाली तरंगों के व्यतिकरण का परिणामी आयाम भी ए है, तो वहां पर जानते हैं हमें प्रत्येक का a1 a2 का मान ए दे रखा है, ये a1 है ये a2 है और a नेट का मान भी क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखें जो सूत्र होता है हमारे पास a नेट बराबर क्या होता है सूत्र, a नेट बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस
2a1 a2 cos फाई, ये लगा दिया अपन ने सूत्र। अब यहाँ पे इस a नेट का मान कितना रखा है, a नेट का मान a रख दो, दोनों तब एक काम करें स्क्वायर भी कर दें ताकि रूट हट जाएगा, ये लो रूट हटा दिया मैंने, ठीक है, ये a इंटू ए को a स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए इस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये इस a स्क्वायर उठा के ले आओ तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है, इधर भाग लगा देंगे तो कॉस फाई का मान क्या जाएगा, माइनस का 1/2, क्योंकि a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, या माइनस 1 बचा, ये 2 नीचे ले आएंगे तो कॉस फाई का मान माइनस 1/2, यहाँ से फाई कितना जाएगा बेटा 120 डिग्री, हम जानते हैं 120 डिग्री पर कॉस का मान माइनस 1/2 होता है, ठीक है। अब बच्चों हमसे पूछा है कि इस बिंदु पे आई नेट बटा आई मैक्स निकालना है, तो देखिए यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला आई नेट का, आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, आई बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बटा 2, ये लगा लेते हैं सूत्र। अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे फाई का मान कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो यहाँ पे आई नेट बराबर आई मैक्स, अब चो कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर 120 डिग्री बटा 2, अब चो क्या बन जाएगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है, यहाँ से आई मैक्स ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पर्पस क्या बच्चों, हमें क्या निकालना है, आई नेट बटा, इसको नीचे ले आओ तो आई नेट बटा आई मैक्स बराबर क्या जाएगा रिजल्ट 1/4, ये आ जाएगा इसका आंसर 1/4, ठीक है। तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं, ये सेकंड हो गया क्वेश्चन। चलो अब देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल आपसे कह रहा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दो साउंड स्रोत हैं, एक ये और एक ये, यहाँ से दोनों से तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 2 मीटर वाली तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं और दोनों की तरंग दैर्ध्य समान है, दोनों की आवृत्तियां भी समान है, ठीक है। अब ये तरंगें यहाँ पे आगे जा रही हैं, आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जब तीव्रता आ रही है दोनों की आई नोट है, दोनों तरंगों की तीव्रता आई नोट के रूप में से कान में अध्यारोपित हो रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये दूरी 4 मीटर है, ये दूरी 3 मीटर है, तो आपसे कह रहा है इस व्यक्ति को प्रेक्षित परिणामी तीव्रता क्या प्रतीत होगी, हमें निकालनी है आई नेट का मान। अच्छा देखो बच्चों, ये तरंग कितनी लंबाई तय कर रही है 4 मीटर, ये तरंग कितनी लंबाई तय करेगी, ये 3 और ये 4 है, तो इससे निकाल लें ये लंबाई कितनी आएगी 5 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, तो लंबाई कितनी है 5 मीटर। तो दोनों तरंगों के पथ की लंबाई का अंतर कितना है 5 मीटर माइनस 4 मीटर मीन्स 1 मीटर है, इसे हम क्या बोलेंगे पथांतर। तो यहाँ पे देखें पथांतर का मान कितना दिख रहा है हमें, सॉल्यूशन नंबर अपन देखें थर्ड, देखिए पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर जो डेल्टा एक्स आपको दिख रहा है ये कितना है 5 मीटर माइनस 4 मीटर बराबर कितना जाएगा 1 मीटर। तो तरंगों के मध्य पथांतर कितना बच्चा पे 1 मीटर हमें दिख रहा है, ठीक है। अब पथांतर अपन निकाल लिया, इससे कलांतर निकाल लें, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो किसका होता है कलांतर के रूप में होता है, फाई के रूप में, ठीक है। तो हमें फाई के रूप में सूत्र होता है, तो यहाँ पे हमें ये लगा दें सूत्र कलांतर पथांतर वाला। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा फाई मतलब फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स कितना है 1 मीटर, और यहाँ पे लैम्डा का मान हमें दे रखा कितना, लैम्डा का मान 2 मीटर दे रखा है, तो कितना हो गया ये यहाँ से ये 2 से ये 2 काट दो, मीटर से मीटर कट गया, तो क्या जाएगा फाई का मान, पाई को गुणा कर देंगे तो फाई बराबर क्या जाएगा पाई, मीन्स दोनों तरंगों के मध्य कलांतर कितना है फाई। अब लगाएं सूत्र कौन सा वाला, ये आई बराबर 4 आई नॉट, ठीक है। नाउ आई नेट इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बटा 2, तो कॉस स्क्वायर फाई बटा 2, यहाँ पे फाई का मान कितना रखना है पाई, तो 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। अच्छा कॉस 90 डिग्री, अच्छा कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, फिर कॉस 90 हो जाएगा ये, तो कितना जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आ गया आई नेट का मान 0, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस व्यक्ति को तीव्रता कितनी प्राप्त होगी 0, क्यों, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण तरंगे इसे कान में विनाशी व्यतिकरण करेंगी, इसलिए तीव्रता इसको 0 सुनाई देगी। एग्जाम्पल नंबर 4 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 4। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 यहाँ पे देखें, आपसे कह रहा है कि यहाँ से एक स्रोत है ध्वनि स्रोत, यहाँ से लैम्डा तरंगे निकल रही है, तरंग दैर्ध्य यहाँ से लैम्डा है, लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य है। अब उसमें तरंग यहाँ से निकली, यहाँ से तरंग अंदर प्रवेश करेगी, 2 रास्ते मिलेंगे, इधर से भी जाएगी तरंग इधर से भी, और फिर यहाँ पे आके दोनों तरंगे क्या करेंगी व्यतिकरण। और आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस फ्लेम में मतलब ये जो लो है
इस मोमबत्ती की लौ में अधिकतम विक्षेप प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आर के हर संभव मान बताने, मतलब आर का मान क्या क्या लें ताकि इस मोमबत्ती की विक्षेप में, मतलब मोमबत्ती की लौ में अधिकतम विक्षेप प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अधिकतम विक्षेप, फ्लेम में अधिकतम विक्षेप, मतलब अधिकतम विक्षेप तभी आता है जब कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण। तो हम देखें अधिकतम विक्षेप, अधिकतम विक्षेप का मतलब यहाँ पे होता है संपोषी व्यतिकरण। दिस इंप्लाइज संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और जो संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर होना चाहिए एन लैम्डा। इसे बच्चों पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर में यूज करते हैं, डेल्टा एक्स का मान क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। ठीक है, अब देखिए पथांतर देखें, एक तरंग यहाँ पे ऊपर अर्ध परिधि को तय करके आ रही है। हम जानते हैं पूरी परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर, आधी परिधि कितनी आएगी पाई आर। तो ऊपर वाली तरंग की लंबाई तो पाई आर है और नीचे वाली तरंग व्यास के अनुदिश आ रही है, व्यास की लंबाई क्या होती है 2r। तो ऊपर पाई आर लंबाई है, नीचे 2r लंबाई है, तो पथांतर हो जाएगा पाई आर माइनस 2r और बराबर एन लैम्डा। तो यहाँ से r कॉमन निकाल लें और पाई बटा 2 का उधर भाग लगा देंगे, फिर तो r बराबर क्या हो जाएगा एन लैम्डा अपॉन पाई माइनस 2, इसका आंसर आ गया। ठीक है, जहां बच्चों n क्या है पूर्णांक है, जहां n का मान यहाँ पे 1 2 3 ये है, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 ये इसके मान है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने यहाँ पे ये व्यतिकरण पे आधारित 3-4 सॉल्ड एग्जाम्पल अपन ने देख लिए, ये छोटे से बेसिक पॉइंट अपन ने देखे। ठीक है, चलो आपको इसके बाद फिर नेक्स्ट चीज समझाऊं। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे यहाँ पे क्विंक के नली प्रयोग। क्विंक के नली प्रयोग क्या बच्चों, ये व्यतिकरण पे आधारित एक एक्सपेरिमेंट है, मीन्स जिसके द्वारा अपन ये प्रूव कर सकते हैं कि ठीक है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण भी कोई चीज होती है। मीन्स किस प्रकार से अपन यहाँ पे इसको प्रूव करते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण को, तो वही चीज अपन यहाँ पे देखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ बच्चों क्विंक के नली प्रयोग के अंदर क्या होता है बच्चों, इस तरह से एक दृढ़ भुजा होती है। ठीक है, ये दृढ़ भुजा मतलब फिक्स भुजा है, और ये वाली भुजा बच्चों चलायमान भुजा होती है, इसे गति योगी भुजा बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस भुजा को हम यहाँ पे इसको टच कर दें इधर से, मतलब ये वाला हिस्सा इसको यहाँ पे मिला दे, तो उस समय x का मान क्या हो जाएगा 0। तो उस समय बच्चों अधिक यहाँ से तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, ध्वनि तरंगे स्वरित्र की सहायता से ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, इसे स्वरित्र बोलते हैं। और जो इधर से तरंगे जाएंगी यहाँ पहुंचेगी, इधर से तरंगे जाएंगी यहाँ पहुंचेगी। तो जो जब इसको यहाँ मिला देते हैं, मतलब x का मान जब 0 होता है तो उस समय इधर और इधर दोनों पथ की लंबाई समान होती है, अर्थात पथांतर का मान कितना होता है 0, पथांतर 0 होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, इस गति योग्य भुजा को, उसको चलायमान भुजा बोलते हैं कभी कभी, चलायमान भुजा, इसको हमने बाहर खींचा, कितना x बाहर खींचेंगे तो अब देखें उधर और उधर की तरंगे हैं, इनकी लंबाई अब समान नहीं होगी, इधर की लंबाई बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, x यहाँ से बढ़ गई, x यहाँ से बढ़ गई, तो इधर की तरंग की लंबाई में कुल कितनी वृद्धि होगी बच्चों 2x। तो उधर और इधर में पथांतर कितना आ गया 2x आ गया है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं यहाँ गति योग्य भुजा को बाहर की ओर x खींचने पर दोनों तरंगों के मध्य पथांतर डेल्टा बराबर 2x उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और फिर अपन जानते हैं बच्चों, अगर इस फ्लेम में, यहाँ पे इस फ्लेम में अगर अधिकतम विक्षेप हो रहा है, मतलब लो में, मोमबत्ती की जो लो है, इस लो में अधिकतम अगर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो इस समय इसका मतलब क्या हो रहा है संपोषी व्यतिकरण, और अगर न्यूनतम विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो हम समझ जाएंगे विनाशी व्यतिकरण। तो देखिए अगर अधिकतम विक्षेप है तो डेल्टा मतलब 2x, इसको हम किसके बराबर करेंगे एन लैम्डा के, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण हो रहा होता है। और अगर न्यूनतम विक्षेप है मतलब शून्य विक्षेप है तो उस समय डेल बराबर क्या करेंगे 2x, मतलब विनाशी व्यतिकरण, मतलब डेल बराबर 2x को हम किसके बराबर करेंगे 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा बच्चों किसके बारे में, क्विंक के नली प्रयोग के बारे में। चलो इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देखें अपन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि ध्वनि वेग 400 मीटर पर सेकंड और स्वरित्र की आवृत्ति 4000 हर्ट्ज हो तो गति योग्य भुजा को कितना न्यूनतम सरकाया जाए ताकि परिणामी तीव्रता अधिकतम से न्यूनतम हो जाए। सोचो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें, इसके अंदर तरंग दैर्घ्य निकालते हैं, क्या होगी तरंग दैर्घ्य होगी। यहाँ पे हम जो इस चीजों में देख रहे हैं लैम्डा का हमें आवश्यकता पड़ रही है लैम्डा के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक तो वेग दे रखा है और आवृत्ति रखी है, तो हम जानते हैं बच्चों v बराबर क्या होता है एन लैम्डा। यहाँ से अगर मैं लैम्डा का मान निकालूं तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, यहाँ से v अपॉन एन। तो v हमें दे रखा है यहाँ पे 400 और लैम्डा हमें दे रखा है 4000, तो उसको भाग लगाएंगे कितना जाएगा 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, या इसको बोल सकते हैं बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो मैंने निकाल ली इसकी तरंग दैर्घ्य, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य आ गई 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो यहां से हम देखें अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता के बारे में, देखिए जैसे पथांतर होता है, अब जानते बच्चों पथांतर के बारे में आपको पता है, जैसे अगर 0 है या मान लो लैम्डा बाई 2 पथांतर है, या मान लो लैम्डा है या 3 लैम्डा बाई 2 है, या बच्चों 2 लैम्डा है या 5 लैम्डा बाई 2 है, समझना बच्चों अगर पथांतर अगर 0 होता है
तो हमें तीव्रता क्या मिलती है, मैक्सिमम। तो ये संपोषी व्यतिकरण होता है। λ/2 के समय विनाशी व्यतिकरण मतलब न्यूनतम तीव्रता मिलती है। लैम्डा के समय वापस संपोषी व्यतिकरण मतलब अधिकतम तीव्रता, फिर यहाँ पे न्यूनतम तीव्रता, ठीक है। फिर 2 लैम्डा के समय हमें अधिकतम तीव्रता और फिर 5 लैम्डा के समय मिनिमम तीव्रता। इस प्रकार से हमें लगातार आगे प्राप्त होती है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताएं। मतलब बच्चों देखिए, अब यहाँ से अभी इसको बिल्कुल मैंने अंदर मिला दिया इस भुजा को। अब इसको थोड़ा बाहर खींचूंगा, इतना बाहर मैंने खींचा कि यहाँ पे तीव्रता अभी तो पूरा अंदर है, तो दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तरंगों की लंबाई बराबर है। यहाँ क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण मतलब तीव्रता क्या मिलेगी, आई मैक्स। फिर थोड़ा सा बाहर खींचा, इतना बाहर खींचा कि मैंने इधर की तरंग उधर से कितनी पथांतर उत्पन्न हो गई, λ/2। दोनों तरंगों में λ/2 पथांतर आ गया, तो हमें यहाँ पे तीव्रता क्या मिलेगी, न्यूनतम, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और बाहर खींचा, थोड़ा और बाहर खींचा, कितना खींचा कि तरंगों के मध्य पथांतर हो गया लैम्डा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी यहाँ पे। फिर थोड़ा सा और बाहर खींचा ताकि यहाँ पे पथांतर ये हो जाए 3 λ/2, फिर हमें न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे हम उसको खींचते रहेंगे तो यहाँ पे तीव्रता अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम इस प्रकार से परिवर्तित होती रहेगी। तो हमसे कह रहा है कि कितना न्यूनतम खींचा जाए कि तीव्रता अधिकतम से न्यूनतम हो जाए। तो जैसे मान लो पहले ये स्थिति है, तो यहाँ पे ये स्थिति आने में हमें कितना खींचना पड़ेगा, यहाँ से हम देखिए पथांतर, तो देखिए समझो आई मैक्स टू आई मिन, आई मैक्स से आई मिन हेतु पथांतर, आई मैक्स से आई मिन हेतु पथांतर डेल्टा बराबर क्या जाएगा, λ/2 में से माइनस कर दे 0, ठीक है। तो क्या जाएगा λ/2, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दो, कोई से भी दो क्रमागत वाले मान लेके उसका अंतर निकाल लो, ठीक है। क्या गया λ/2। अब बच्चों पथांतर अपन जानते हैं कितना होता है, 2x, ठीक है। तो 2x बराबर λ/2, यहां से x का मान क्या हो जाएगा, λ/4, ठीक है। x बराबर λ/4, लैम्डा का मान रख दें कितना था, 10 सेंटीमीटर बटा 4 कर दो, कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें यहाँ पे इसको कितना खींचना पड़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर, जिससे तीव्रता अधिकतम से घटकर न्यूनतम हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए आपसे कह रहा है लो मतलब फ्लेम में अधिकतम विक्षेप के समय परिणामी तीव्रता k इकाई है, ठीक है। मतलब हमें आई मैक्स का मान देखा है k, क्यों बच्चों, यहाँ पे देखिए अधिकतम विक्षेप, अधिकतम विक्षेप मतलब संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण के समय तीव्रता k इकाई है। इसका मतलब जो k इकाई आपको दे रखी है, ये क्या चीज है बच्चों, आई मैक्स दे रखी है आपको, आई मैक्स, आई मैक्स का मान दे रखा है k इकाई। तो फिर कहते गतिशील भुजा को न्यूनतम कितना सरकाया जाए कि परिणामी तीव्रता I/2 रह जाए। परिणामी तीव्रता मतलब I, परिणामी तीव्रता मतलब किसकी बात कर रहा है, I की बात कर रहा है, I। परिणामी तीव्रता I का मान कितना रह जाए, k/2 रह जाए। तो जो अपन पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले अपन देखा था फॉर्मूला I के लिए और आई मैक्स के बीच में संबंध होता है, क्या होता है देखिए, ये पढ़ा था अपन ने, I बराबर आई मैक्स कॉस स्क्वायर φ/2, याद है, ये अपन देखा था। तो चलो पहले हमें यहाँ पे देखो I का मान दे रखा है k/2, रख दो k/2, आई मैक्स का मान क्या है k कॉस स्क्वायर φ/2, तो यहाँ से k से k कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/2 बराबर कॉस स्क्वायर φ/2। अब वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 1/√2 इक्वल टू कॉस φ/2। बच्चों किस एंगल पे, कॉस के किस कोण पे मान एक 1/√2 होता है, 1/√2 होता है किस बच्चों, 45 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं π/4 पे। इसलिए बच्चों यहाँ पे φ/2 का मान कितना आएगा, π/4 आएगा। तो यहाँ से फाई कितना आ गया, कलांतर फाई बराबर आ जाएगा ये π/2, कलांतर निकाल लिया π/2। अब इससे निकालें पथांतर, क्योंकि हमारे पास ये सूत्र पथांतर रूप में डेल निकालें। तो देखिए पथांतर, कलांतर पथांतर में संबंध भी थोड़ी देर पहले अपन देखा ही था। पथांतर डेल्टा बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे लैम्डा इंटू 5 डेल्टा लैम्डा इंटू 5/2π। क्यों अपन जानते हैं क्या होता है, इसको नीचे ले आऊं मैं, तो सूत्र क्या होता है अपन जानते हैं, डेल्टा अपॉन लैम्डा बराबर 5/2π। कलांतर पथांतर में संबंध सिखाया था ना बचपन में आपको मैंने, तो पथांतर कलांतर में संबंध हो गया बेटा ये। अब लैम्डा का मान हमें, लैम्डा दे ही रखा है यहाँ पे, ध्वनि तरंग की तरह लैम्डा है, फाई का मान कितना रख दें, π/2 रख दो, ये लो फाई का मान बटे में 2π, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा λ/4, कितना आ गया λ/4। अब इस डेल का मान, ये पथांतर डेल बराबर क्या होता है 2x, तो इसको 2x रख देंगे, डेल का मान रख दिया 2x बराबर λ/4, तो ये लो x का मान आ गया
x बराबर आ गया लैम्डा बटा 8, तो इसका आंसर आएगा लैम्डा बटा 8। तो इस तरह से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। ये बच्चों अपन ने पढ़ा क्विंग के ट्यूब और इस पे अपन ने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो अपन ने व्यतिकरण टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब व्यतिकरण के बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं बच्चों विस्पंद के बारे में। तो देखिए विस्पंद, अब देखो बच्चों अपन देखें विस्पंद के बारे में। बीट्स, विस्पंद क्या होते हैं बच्चों? जब भी अल्प आवर्ती अंतर मतलब लगभग 10 हर्ट्ज से या उससे कम आवर्ती अंतर की 2 तरंगे समान दिशा में गति करती हुई अध्यारोपित होती है, तो बच्चों जितना आवर्ती अंतर इनमें है उतनी बार, जितना आवर्ती अंतर है डेल्टा एन आवर्ती अंतर है, तो डेल्टा एन बार हमें मैक्सिमा और डेल्टा एन बार मिनिमा सुनाई देंगे 1 सेकंड में। प्रत्येक सेकंड में डेल्टा एन उच्चिष्ट व डेल्टा एन निम्निष्ट हमें सुनाई देंगे। ठीक है, वो भी कैसे? अल्टरनेट फॉर्म में, धीमी आवाज फिर तेज आवाज, फिर धीमी आवाज फिर तेज आवाज, फिर धीमी आवाज फिर तेज आवाज। इस तरह से हमें 1 सेकंड में टोटल 10 तेज आवाज और 10 बार धीमी आवाज सुनाई देगी। मतलब 10 मैक्सिमा और 10 मिनिमा, और जितने भी जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन जो आवर्ती अंतर है ना, उतनी बार मैक्सिमा उतनी बार मिनिमा आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विस्पंद आवर्ती, या कहते हैं 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या, ये अपन कहते हैं। ठीक है, तो देखो जब डेल्टा एन का मान 10 हर्ट्ज से कम या उसके बराबर हो कि 2 ध्वनि तरंगें अध्यारोपित होती है, तो प्रति 1 सेकंड में डेल्टा एन उच्चिष्ट व डेल्टा एन निम्निष्ट सुनाई देते हैं, जिसे विस्पंद आवर्ती कहते हैं। ठीक है, और जो डेल्टा एन का मान अगर 10 से ज्यादा हुआ, मान लो 15 हुआ, तो क्या विस्पंद सुनाई नहीं देंगे? यस, सुनाई नहीं देंगे। उत्पन्न तो होंगे, कितने उत्पन्न होंगे? 1 सेकंड में 15 विस्पंद उत्पन्न होंगे, लेकिन वो सुनाई देंगे क्योंकि हमारे कानों की जो श्रव्य आबंद होती है वो कितनी होती है? 1/10 सेकंड। मतलब हम 1 सेकंड में अधिकतम से अधिकतम 10 विस्पंदों को ही अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर 10 से ज्यादा विस्पंद हो रहे हैं तो हमें अलग अलग सुनाई देने की बजाय एक ट्यून के रूप में सुनाई देंगे, मतलब एक टोन सुनाई देगी। ठीक है, हम अलग अलग पहचान ही नहीं पाएंगे उनको। ठीक है, तो इसलिए अगर डेल्टा एन का मान 10 से ज्यादा तो विस्पंद उत्पन्न तो होंगे परंतु सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पे यदि ये 2 तरंगे इस प्रकार से a1 sin ओमेगा 1t माइनस के एक्स, a2 sin ओमेगा 2 माइनस के एक्स, देखिए दोनों तरंगे समान दिशा में जा रही है। ये यहाँ माइनस के एक्स से मतलब ये धनात्मक एक्स दिशा में जा रही है, ये भी धनात्मक एक्स दिशा में जा रही है। ठीक है, समान दिशा में जा रही है। हाँ, आयाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवर्तियां तो अलग अलग है, एक की कोणीय आवर्ती ओमेगा 1 है, एक की ओमेगा 2 है। ठीक है, तो अल्प आवर्ती अंतर होना चाहिए। तो विस्पंद आवर्ती कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन को बोलते हैं विस्पंद आवर्ती। तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा बटा 2 पाई, क्योंकि हम जानते हैं एन बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो डेल्टा एन बराबर क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। इसे हम क्या बोलते हैं? विस्पंद आवर्ती। तो देखो डेल्टा एन हम क्या लिखते हैं? n1 माइनस n2, या कहते हैं n2 माइनस n1। ये सिंबल इसका डिफरेंस का, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक है, जैसे एक आवृत्ति आपको दे रखी, मान लो 200 हर्ट्ज, एक तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, एक तरंग की आवृत्ति 205 हर्ट्ज है, तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे? 5। कैसे निकाला? 205 में से 200 को माइनस करके, मतलब जो इनका अंतर है ना, डिफरेंस, बस उतने बीट्स हमें सुनाई देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या होगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डिफरेंस बटा 2 पाई। ठीक है, इसे बोलते हैं 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या। विस्पंद आवृत्ति क्या चीज होती है? 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या। अब जो विस्पंद आवृत्ति निकाल ली, उसका उल्टा कर देंगे, मतलब व्युत्क्रम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? विस्पंद काल। क्यों? हम जानते हैं आवर्त काल बराबर क्या होता है? 1/आवृत्ति। तो वैसे विस्पंद काल t बराबर क्या होगा? 1/डेल्टा एन। तो डेल्टा एन क्या चीज है? क्रमागत मैक्सिमा व क्रमागत मिनिमा के बीच का जो समय अंतराल है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्पंद काल। मतलब 2 मैक्सिमा, मतलब 2 बार तेज आवाज सुनाई दी पास पास वाली, उसके बीच में कितना समय अंतराल था, या 2 बार पास पास वाली, मतलब लगातार वाली 2 न्यूनतम आवर्त सुनाई दी, उनके बीच का समय काल क्या था? उसे हम बोलते हैं विस्पंद काल। तो बच्चों यहाँ पे देखिए विस्पंद काल को समझने के लिए देखिए परिणामी तरंग जो मिलती है हमें इस प्रकार से मिलती है। मतलब इस प्रकार से 2 तरंगें जो है ये अध्यारोपित हो रही हैं, तो उसकी जो परिणामी तरंग स्वरूप बनता है बच्चों कुछ इस प्रकार से बनता है। परिणामी स्वरूप, इसका आयाम लगातार बढ़ता घटता रहता है, आयाम का मान लगातार बढ़ता घटता रहता है। इस प्रकार से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, इस पर लगातार चेंज हो रहा है। तो बच्चों ये तरंग जब इस व्यक्ति कान में एंटर करेगी, तो देखिए बच्चों इस दिशा में तरंग आ रही है, जैसे मिनिमा एंटर हुआ, फिर उसके बाद ये मैक्सिमा एंटर होगा, फिर मिनिमा एंटर होगा, फिर मैक्सिमा, मतलब इसके कान में लगातार मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई दिया, उसके बाद अगला मैक्सिमा कितनी देर बाद सुनाई दिया, उस समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं? टी, आवर्त काल। ठीक है, या विस्पंद काल, समय अंतराल बिटवीन 2 मैक्सिमा। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 2 मिनिमा, यहां से लेकर मिनिमा, ये मिनिमा है, मिनिमा से मिनिमा तक का समय निकालेंगे, वो भी कितना आएगा? कैपिटल टी आएगा। ठीक है, हाँ, अगर यूं पूछ ले कि मैक्सिमा से मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल, मतलब उच्चिष्ट से निम्निष्ट के बीच का समय अंतराल क्या होगा, तो कितना होता है? t/2। ओके, ये चीज अपन देखी, तो इस व्यक्ति को विस्पंद सुनाई देंगे लगातार। अब बच्चों देखो यहाँ पे अपन देखें, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 4-5 क्वेश्चन अपन देखें। सॉल्यूशन नंबर 1 देखें पहले बच्चों, यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 ढंग से पढ़े, इसको अपन देख रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1,
क्या कह रहा है बच्चों, दो स्वरित्र 4 सेकंड में 20 विस्पंद उत्पन्न करते हैं तो क्रमागत मैक्सिमा व मिनिमा के मध्य समय अंतराल बताना है। तो बच्चों हमें क्या पूछा है, मैक्सिमा व मिनिमा के मध्य समय अंतराल, मतलब मैक्सिमा से मिनिमा समय अंतराल कितना है, t/2। तो हमें कैपिटल T/2 का मान निकालना है। तो चलो पहले t तो निकालें। t कैसे निकालते हैं, t निकालने से पहले क्या निकालें, विस्पंद आवृत्ति डेल्टा n। देखिए डेल्टा n निकाल रहे हैं तो डेल्टा n बराबर क्या होता है बच्चों, विस्पंद आवृत्ति डेल्टा n बराबर 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या। 4 सेकंड में 20 मिल रहे हैं, 4 सेकंड में 20 विस्पंद, तो 1 सेकंड में कितने मिलेंगे, 20/4। 20/4 मतलब कितना आ जाएगा, 5 हर्ट्ज। ठीक है, 1 सेकंड में विस्पंदों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। अब निकालें t बराबर क्या होता है बेटा, 1/डेल्टा n। तो 1/डेल्टा n करेंगे तो 1/5 मतलब 0.2 सेकंड। ये क्या बच्चों, विस्पंद काल निकाल लिया 0.2 सेकंड। अब हम ये t निकाल लिया तो हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो जो कितना होता है t/2 मैक्सिमा से मिनिमा के बीच में, तो t बराबर t/2 हमें निकालना है। तो t/2 कर देंगे तो 0.1/2 मतलब 0.1 सेकेंड, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मैक्सिमा से मिनिमा तक का जो समय अंतराल है कितना आएगा, 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ओके चलो अगला क्वेश्चन पढ़ें। 26 स्वरित्र आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखें कि प्रत्येक दो पड़ोसी 4 विस्पंद उत्पन्न कर सकते हैं यदि आवृत्ति n26 बराबर 3n1 है। मतलब 26वें स्वरित्र की आवृत्ति, मतलब अंतिम स्वरित्र की आवृत्ति प्रथम स्वरित्र से 3 गुना हो तो n1 मतलब प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति, n15 मतलब 15वें स्वरित्र की आवृत्ति हमें बतानी क्या होगी। तो देखिए कैसे, क्या कहना चाहता है, देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन समझे। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, यहाँ पे बच्चों कई स्वरित्र रखे एक के बाद एक इस तरह से। देखिए जैसे कि मान लो ये n1 स्वरित्र है, तो उसके बाद ये n2 स्वरित्र रखा हुआ है, उसके बाद फिर आगे n3 स्वरित्र, उसके बाद फिर आगे n4, फिर डॉट 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 ऐसे n26, टोटल 26 स्वरित्र रखे हुए आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में। तो चलो देखो, अगर इस स्वरित्र की आवृत्ति को चलो मान लें n है, ये आवृत्ति n है, तो इस अगले स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी, इसमें 4 ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। वैसे n2 का मान 4 कम या 4 ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचे, हमसे बोला बढ़ते क्रम में, तो हम यहाँ से क्या बोला, दो पड़ोसी जो है 4 विस्पंद उत्पन्न कर सकते हैं, दो पड़ोसी 4 विस्पंद उत्पन्न कर सकते हैं, तो इन दोनों की आवृत्ति का अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मतलब अगर ये n है तो ये वाली आवृत्ति या तो n से 4 ज्यादा हो या 4 कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम बोला गया है तो हम 4 ज्यादा ही सोचेंगे। इसका मान क्या आएगा, 4 ज्यादा आएगा, तो n प्लस, ठीक है 4, यही बोलते हैं n+1 × 4 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल 4 लिखो, n+4 लिखो या n+1 × 4 एक ही बात है। अच्छा, इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसमें 4 और ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों का अंतर भी 4 आना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, n+2 × 4 लिख सकते हैं, n+2 × 4। ठीक है, आई बस में, क्योंकि यहाँ पे n+4 बन रहा है, ये n+8 बन रहा है, तो प्रत्येक पड़ोसी, प्रत्येक क्रमागत जो पड़ोसी हैं उनके बीच में 4 का अंतर होना चाहिए, मतलब विस्पंद आवृत्ति 4 होनी चाहिए। ऐसे बच्चों अब गौर से देखिए, n2 निकाल रहे हैं यहाँ 1 से गुणा कर रहे हैं, n3 निकाल रहे हैं यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, n4 निकालेंगे फिर 3 से गुणा करेंगे, मतलब एक कम से गुणा कर रहे हैं। तो दिमाग लगाइए, बताइए n26 का मान क्या होना चाहिए, n प्लस किससे गुणा करेंगे, 25 से, 25 × 4। ठीक है, ये करेंगे। अब हमसे क्या बोला गया, हमसे क्या दिया गया बच्चों, दिया है, हमें क्या दिया बच्चों, यहाँ पे n26 का जो मान है ये है 3 टाइम्स ऑफ n1। 26वें स्वरित्र की आवृत्ति फर्स्ट से 3 गुना है, तो 26वें का मान क्या है, n+25 × 4 मतलब n+100, क्योंकि 25 × 4 100 होता है, बराबर 3n1 का मान कितना है, n, ये रख दिया अपन ने। तो यहाँ से 100 बराबर क्या जाएगा, बताइए 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2n। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, 50 हर्ट्ज। ये क्या निकाले बच्चों अपन ने, प्रथम स्वरित्र की आवृत्ति निकाल ली, क्योंकि n1 का मान n है तो ये निकाल लिया, तो पहला आंसर आ गया, n1 का मान निकल गया। अब n15 निकालें, अब निकालना बच्चों हम n15 का मान, n15 बराबर, तो चलो देखिए जैसे हमने देखा कि 26वें के लिए आवृत्ति के लिए 25 से गुणा किया, तो 15वें स्वरित्र की आवृत्ति के लिए किससे गुणा करेंगे, 14 से, तो 14 × 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से n का मान तो कितना बच्चों यहाँ पे 50 प्लस 14 × 4 कितने करते हैं, कितना जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये 106 हर्ट्ज, ये लो 106 हर्ट्ज, ये भी आ गया आंसर। तो 15वें स्वरित्र की आवृत्ति भी अपन ने ज्ञात कर ली, 106 हर्ट्ज आ रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चों, तीसरा, वायु में ध्वनि का वेग 343 है, λ1 0.98 और λ2 का मान 1 मीटर वाली ध्वनि तरंगों के मध्य विस्पंद आवृत्ति निकालनी है। और जो विस्पंद आवृत्ति क्या होती है बच्चों, आवर्तियों का अंतर।
अब यहाँ तो मैं तरंग दैर्ध्य और वेलोसिटी दे रखी है, आवृत्ति का अंतर। तो जो आवृत्ति अंतर निकालने से पहले आवृत्ति निकाल सकते हैं आराम से कि तरंग दैर्ध्य और वेलोसिटी का मान पता है। तो देखिए यहाँ से हम देखें सॉल्यूशन नंबर 3। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन बराबर क्या होता है, n1 माइनस n2, ठीक है। या इसको अपन लिखते हैं बच्चों इस तरह से, v अपॉन लैम्डा 1 माइनस v अपॉन लैम्डा 2। क्योंकि एक ही माध्यम में दोनों तरंगें गति कर रही है तो दोनों का वेग तो समान होगा, क्योंकि माध्यम तो एक ही है ना, वेग तो समान होगा, इसलिए वेग के साथ 1 या 2 यूज नहीं करेंगे, वेग तो v रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें वेग कॉमन निकाल लें, ठीक है, और उसका मान रख दें, कितना वेग का मान 343। ये लो मैंने वेग कॉमन निकाल लिया 343। यहाँ लैम्डा 1 का मान 0.98, लैम्डा 2 का मान 1 रख दिया। अब इसमें देखिए 343 तो यही सही है, इसमें 0.98 ले लें एलसीएम, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस ये जाएगा 0.98, ठीक है। तो यहाँ पे 343 तो यही सही है, और ऊपर क्या आएगा बच्चों, ये जाएगा ऊपर तो 0.2, ठीक है, ऊपर तो आ रहा है 0.2 और नीचे क्या आ रहा है 0.98। तो बच्चों इससे इसको काट देंगे, 49 टाइम्स कट जाएगा, 49 टाइम्स 49 टाइम कट जाएगा, फिर 49 और यहाँ पे 343 है तो 343 में 49 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7, तो आंसर आएगा 7 हर्ट्ज, ठीक है। तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे बच्चों, 7, मतलब विस्पंद आवृत्ति कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। ये आ गया रिजल्ट, ओके। तो अब देखें सॉल्यूशन नंबर 3 के बाद देखें सॉल्यूशन नंबर 4, अपन समझें क्या है सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में 200 हर्ट्ज, 202 हर्ट्ज और 206 हर्ट्ज वाले स्वरित्रों को एक साथ ध्वनित किया जाए। और बच्चों देखो अब यहाँ पे अभी तो हम देख रहे विस्पंद आवृत्ति में 2 स्वरित्र का उपयोग कर रहे थे, मतलब 2 तरंगों उत्पन्न उपयोग कर रहे थे। जैसे एक की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, एक की 205 हर्ट्ज है, तो कितने विस्पंद सुनाई देंगे, 5 विस्पंद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 3 स्वरित्र आ गए, एक की 200 हर्ट्ज, एक की 202 हर्ट्ज, एक की 206 हर्ट्ज। अब क्या तीनों को एक साथ बजाएं और एक साथ ध्वनित करें तो कितने विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई देंगे। तो फिर अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, 2 का तो चलो निकाल लेंगे आराम से, जो आवृत्ति अंतर होता है वही आंसर होता है। अब 3 में क्या करें, 3 बच्चों हमें यहाँ पे जोड़े बनाने पड़ेंगे, 2 के 2 के जोड़े बना के हम उसको सोल्व करेंगे, उससे निकालेंगे फाइनल आंसर। कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे जो हमें स्वर दे रखे हैं इसके मान क्या क्या है, एक तो बच्चों यहाँ पे 200 हर्ट्ज, एक 200 हर्ट्ज है, एक कितना है 202 हर्ट्ज, एक हमें देखा है 206 हर्ट्ज। ये 3 स्वरित्र है, 200 हर्ट्ज, 202 हर्ट्ज और 206 हर्ट्ज, ठीक है। तो देखो इन में के पेयर बनाए, एक तो इन दोनों का बनेगा जोड़ा, इन दोनों का एक बनेगा बच्चों, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, ठीक है, एक बनेगा इन दोनों का जोड़ा, ठीक है, 3 पेयर बनेंगे। तो चलो देखो मतलब ये दोनों आपस में कितने विस्पंद उत्पन्न करेंगे बताइए, 2, क्योंकि अंतर 2 का है। तो यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ रहा है बच्चों, डेल्टा एन का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा एन का मान ये आ रहा है 2 हर्ट्ज, ठीक है, मतलब विस्पंद कितना आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं विस्पंद, डेल्टा एन बराबर 2 हर्ट्ज, क्लियर। यहाँ पे देखें इन दोनों में कितना आएगा, 4 का अंतर है, तो डेल्टा एन बराबर कितना है बच्चों, 4 हर्ट्ज। इसमें कितना आएगा, 200 और 206 में कितना अंतर है, कितना अंतर है, 6 का अंतर है, तो डेल्टा एन कितना जाएगा बेटा, डेल्टा एन बराबर 6 हर्ट्ज। समझना मेरी बात को, ध्यान से कह रहा हूं मैं। अब यहाँ पे अपन देखें इन दोनों में अंतर 2 हर्ट्ज का है, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 2 विस्पंद सुनाई देंगे, ठीक है, 1 सेकंड में 2 विस्पंद सुनाएंगे। और किस किस टाइम सुनाई देंगे, तो एक काम करें, 1 सेकंड को 2 समान भागों में डिवाइड कर दें, 2 भागों में बांट दें। जैसे एक तो 1/2 और एक 2/1, 2/2 यहाँ पे कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और एक 2/2। तो यहाँ टाइम क्या आएगा, हम बोलेंगे एट t इक्वल टू, किस टाइम पे, t इक्वल टू एक तो 1/2 पे और एक 2/2 पे, 2/2 का मतलब 1। ये लो इन टाइम पे बच्चों विस्पंद सुनाई देंगे, तो 1/2 सेकंड पे और एक 1 सेकंड पे। ऐसे बच्चों इसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दें, किस किस टाइम पे लेंगे आपको, एट ये 4 जो मान है 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दो तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, t बराबर एक तो हो गया 1/4, एक हो गया 2/4, 2/4 मतलब 1/2, एक हो जाएगा 3/4, एक हो जाएगा 4/4, 4/4 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। तो इन समय पर हमने ये देख लिया विस्पंदों के मान आ जाएंगे, ठीक है, आई समझ में। ऐसा बच्चों इसके निकाले अपन किस किस टाइम पे आएंगे एट। अब यहाँ पे 6 हर्ट्ज है, 6 विस्पंद है, तो इसको भी अपन 6 भागों में डिवाइड करना है, कैसे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6, ठीक है। देखिए t बराबर 1/6, फिर 2/6 मतलब 1/3,
फिर 3/6 मतलब 1/2, फिर 4/6 मतलब 2/3, फिर 5/6 मीन्स 5/6, फिर 6/6 मीन्स 1 सेकेंड। तो इन समय पर ये विस्पंद सुनाई देंगे, 6 विस्पंद। क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर समझना, यहाँ पे जो मैं समझाना चाहता हूं आपको, देखिए अब बच्चों यहाँ पे इसमें जो 1/2 आपको दिख रहा है, 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, यहां भी है। अब यूं सोचे कि यार ये सारे विस्पंद गिन लो, आंसर आ जाएगा। नहीं, इन सबको गिन के आंसर नहीं देंगे। आप गौर से किए, ये 1/2 यहां भी आ रहा है, 1/2 यहां भी आ रहा है, 1/2 यहां भी आ रहा है। मतलब ये वाले जो विस्पंद हैं, ये तीनों विस्पंद 1/2 पर एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, तो अलग अलग थोड़ा सुनाई देंगे। तीनों साउंड एक साथ 1/2 सेकंड पे उत्पन्न हुई है, तो हमें 3 अलग अलग साउंड सुनने की बजाय एक बड़ी साउंड सुनाई देगी, क्योंकि तीनों एक साथ साउंड उत्पन्न हुई है। तो हमें एक तरह से प्रबल साउंड सुनाई देगी, उच्च प्रबलता की साउंड हमें सुनाई देगी 1/2 पे। अर्थात ये 3 अलग अलग नहीं गिनेंगे, इन्हें सिंगल एक ही साउंड गिनेंगे। हम बोलेंगे प्रबल तीव्रता की हमें ध्वनि सुनाई देगी। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखें 1 देखें बच्चों, यहां भी लिखा है 1, यहां भी आ रहा है 1 और यहां भी आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 वाले जो बीट्स हैं, जो विस्पंद है, ये 3 अलग अलग सुनाई नहीं देंगे, हमें एक साथ बजेंगे, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होंगे, तो हमें केवल एक ही विस्पंद सुनाई देगा, बड़ा विस्पंद। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे देखिए, एक तो जब मैंने लाल वाली मार्किंग कर रखी है, एक ये बड़ा विस्पंद मिलेगा, और यहाँ पे एक जो नीला मार्क किया हुआ है, एक ये बड़ा विस्पंद मिलेगा। तो बड़े विस्पंद कितने हो गए? दो बड़े विस्पंद मिले, एक तो लाल वाला और एक नीला वाला, ये 2 बड़े विस्पंद हो गए। उसके अलावा जो सारे जो है, जैसे ये मान 1/4, 3/4, 1/6, इस पे भी विस्पंद बनेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी कम प्रबलता के होंगे, लेकिन होंगे तो मैक्सिमा। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल का मैक्सिमा नहीं है, लेकिन है तो मैक्सिमा। मैक्सिमा किसे कहते हैं? जिसमें थोड़ी तेज साउंड सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसमें ये जो टोटल विस्पंद आए कितने आए? 2 तो बड़े विस्पंद आ रहे हैं, और बाकी सब गिन लो तो कितने हैं? अतः कुल विस्पंद बराबर, कुल विस्पंद कितने हो गए बच्चों? यहाँ पे एक लाल था और एक नीला, मतलब 2 तो बड़े विस्पंद हैं, 2 बड़े विस्पंद मतलब तेज आवाज वाले विस्पंद, मतलब बड़े हाईली मैक्सिमा, प्लस सबकी गिने 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो क्या यहाँ पे छोटे विस्पंद है, छोटे मैक्सिमा है, छोटे विस्पंद। तो कुल कितने विस्पंद हो गए बच्चों? 6 + 2 8। तो हमें कुल यहाँ पे 8 मैक्सिमा सुनाई देंगे। कुल विस्पंद के लिए या कुल मैक्सिमा के लिए एक ही बात है। तो कितने बच्चों? 8 विस्पंद। तो आंसर क्या टिक करेंगे? 8 विस्पंद, हम टिक करेंगे 8 विस्पंद। क्लियर, ये आ गया रिजल्ट। ऐसे बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 200, ये 202 और यहाँ पे 204 हर्ट्ज ऐसे दिया गया हो, मतलब तीनों में बराबर बराबर अंतर है। ठीक है, बराबर बराबर अंतर है। ठीक है, तो उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उससे आंसर निकाल लें। कोई क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है एग्जाम में, तरीका ही है सॉल्व करने का, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे कह रहा बच्चों यहाँ पे ये तरंग y1 है, ये तरंग y2 है। ठीक है, इनके लिए हमें ज्ञात करना है विस्पंद आवृत्ति और एक तीव्रताओं का अनुपात। तो बच्चों विस्पंद आवृत्ति निकालें, तो देखिए फर्स्ट में निकालना है डेल्टा n। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये t का जो गुणनफल है ये ओमेगा को शो कर रहा है, ये भी ओमेगा को, ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम देखें ये क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई, बताया था आपको मैंने, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा ओमेगा कितना है बच्चों? यहाँ पे बड़े में से छोटा माइनस कर दो, ये 30 पाई है, ये 20 पाई, तो आपसे कहा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, 30 पाई माइनस 20 पाई। ठीक है, ये तो डेल्टा ओमेगा हो गया, बटे में 2 पाई कर दें, तो कितना आएगा? ऊपर तो आएगा 10 पाई, नीचे आएगा 2 पाई। ठीक है, तो 10 पाई बटा 2 पाई, तो कितना आएगा बच्चों? ये 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो विस्पंद आवृत्ति कितनी आई? 5 हर्ट्ज के बराबर, ये निकाल ली विस्पंद आवृत्ति। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया आंसर 5 हर्ट्ज। अब बच्चों सेकंड इसमें क्या पूछा है आपसे? देखिए सेकंड पूछा गया है तीव्रताओं का अनुपात। अब बच्चों हम जानते हैं I समानुपाती क्या होता है? a स्क्वायर, बस यही मिस्टेक करेंगे हम। I समानुपाती a स्क्वायर से आप निकालोगे तो इसका a1 ये रहा, इसका a2 ये रहा, उससे निकालोगे। बट आप गौर से बच्चों I समानुपाती a स्क्वायर तो तब कब बताया था मैंने? जब आवृत्तियां समान होती है। एक्चुअल में तो हमने देखा था I समानुपाती क्या था? a स्क्वायर n स्क्वायर, a स्क्वायर n स्क्वायर के समानुपाती होती तीव्रता। ठीक है, आवृत्ति अगर समान है तो हम I समानुपाती a स्क्वायर से काम चला लेते हैं। लेकिन आप देखिए ना, आवृत्तियां कहां है? समान, अलग अलग है, आवृत्तियां भी अलग अलग है, आयाम भी अलग अलग है, तो हमें आवृत्ति का भी सोचना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? I समानुपाती n स्क्वायर a स्क्वायर का उपयोग करेंगे। और जो n समानुपाती ओमेगा होता है तो हम यूं लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर लिखते हैं, n समानुपाती ओमेगा। ठीक है, अब यहां से हम देखें I1 अपॉन I2 निकालेंगे,
तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना है 20 पाई अपॉन 30 पाई स्क्वायर। ए स्क्वायर देखें मतलब A1 अपॉन A2 तो कितना है 3/9 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चों ये 10 पाई से 10 पाई तो कट जाएगा, 2/3 का स्क्वायर कितना होता है 4/9। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 और नीचे 9 का स्क्वायर 81, तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया आंसर 4/81, तो आ जाएगा 4/81। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है, हम जल्दीबाजी में केवल कैसे निकाल लेते हैं आई समानुपाती ए स्क्वायर से, बट गौर देखें यहाँ पे हमें आई समानुपाती एन स्क्वायर ए स्क्वायर का यूज करना है क्योंकि आवृत्तियां भी अलग अलग हैं। आई बस में तो बच्चों ये अपन ने विस्पंद के कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व की 4-5 क्वेश्चन। चलो आपको और चीजें समझाऊं उस पे मैं। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपन समझा यहाँ पे स्वरित्र के बारे में, ट्यूनिंग फोर्क के बारे में। स्वरित्र क्या होता है बच्चों, इसकी सहायता से हम किसी निश्चित आवृत्ति की तरंगे ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें इस प्रकार से भुजा होती है यू आकृति की, यहाँ पे एक हत्था जुड़ा होता है जिससे इसको अपन पकड़ते हैं और उसको पकड़ यहाँ से पकड़ के इसको रबड़ पैड में मारते हैं किसी रबड़ के टुकड़े पर, तो इसकी भुजाएं कंपन करने लगती है। तो इसकी भुजाओं में इस प्रकार से कंपन हो रहे, देखिए इस प्रकार से इसकी लंबाई के लंबवत, तो इसमें जो तरंगे बनती हैं कौन सी होती है बच्चों, अप्रगामी तरंगे, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बन रही होती हैं। क्योंकि आप देखिए गौर से इस प्रकार से हमें लूप के रूप में तरंगे दिख रही है, ठीक है, अर्थात अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगे बन रही होती है। जो कि जबकि इसके हत्थे में अपन देखें हत्थे बच्चों इस प्रकार से कंपन हो रहे हैं भुजा के अनुसार, तो यहाँ पे तरंगे बनती हैं, ये हमें दिख नहीं रही लूप के रूप में, लेकिन इसमें संपीड़न विरलन बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य तो क्यों, क्योंकि बच्चों भुजा के अनुदिश कंपन हो रहे, और अप्रगामी क्यों, क्योंकि एक सीमित लंबाई में तरंगे जा रही हैं आ रही हैं, एक सीमित लंबाई में, आप समझाया था मैंने, एक निश्चित लंबाई में सीमित लंबाई के माध्यम में तरंगे गति कर रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे अनुदैर्घ्य अप्रगामी तरंगे बोलते हैं। ठीक है, अप्रगामी तरंगे उसके ऊपर बोलते हैं। क्लियर। अब बच्चों देखो इसकी यहाँ पे इसमें जो इसकी आवृत्ति का सूत्र होता है, इसकी आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/L² रूट ऑफ YA अपॉन रो। ठीक है, ये इसकी आवृत्ति का सूत्र है। यहाँ पे Y क्या है, इसके पदार्थ का यंग मापांक। इसका पदार्थ हम प्राय इनवार मटेरियल यूज करते हैं, ये एक मिश्र धातु है इनवार, या इसके लिए बच्चों हम आयरन कोबाल्ट निकल का मिश्र धातु भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसका बच्चों Y यंग मापांक है, और A क्या है, भुजा का अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट में जैसे बच्चों भुजा दिख रही है, ये भुजा है, इसकी जो मोटाई है यहाँ पे, इसका जो अनुप्रस्थ काट दिख रहा है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो अनुप्रस्थ काट A है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने A लिखा है ये तो क्या बता रहा है, A एंटी नोड को, प्रस्पंद को, और यहाँ पे N जो है इसका मतलब नोड मतलब निस्पंद है, ये प्रस्पंद। तो यहाँ पे ही पूछ ले भुजाओं में कितने प्रस्पंद बन रहे हैं, तो 1 2 3 तो प्रस्पंद है, निस्पंद कितने 2। ठीक है, निस्पंद मतलब जहां पे कणों के कंपन का आयाम न्यूनतम होता है उसे निस्पंद बोल रहे हैं, और जहां पे आयाम अधिकतम है उसे क्या बोलते हैं, प्रस्पंद। अब बच्चों फिर यहाँ पे L भुजाओं की कुल लंबाई, ये पूरी भुजा जो है इस पूरी भुजाओं की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। अब देखिए यहाँ बच्चों यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो बच्चों अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ताप बढ़ाने पर ये मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अर्थात इसका जो यंग मापांक है ये थोड़ा सा घट जाएगा, यंग मापांक घट जाएगा और इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं प्रसार होगा, गर्म करने पे धातु में प्रसार होता है, तो लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो Y घटेगा, लंबाई बढ़ेगी, तो हम समझ सकते हैं आवृत्ति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, आवृत्ति घट जाएगी। ठीक है, और फिर सेकंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आती है चीज, क्या लिखा है, यदि भुजा को घिसकर लंबाई छोटी कर दें, मतलब आपसे कहा यदि सूत्र को थोड़ा घिस दिया जाए, मतलब लंबाई कम कर दी जाए, तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, आवृत्ति बढ़ जाती है, आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है घिस देने पर। और बच्चों यदि भुजा को मोम लगाकर भारित कर दें, मतलब बच्चों ये भुजाएं हैं इस पे थोड़ा वैक्स लगा दें, मोम लगा दें, तो भारी कर देने पर इसकी आवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, कैसे याद रखना है, इस पे किस प्रकार से बच्चों यूज होता है, तो देखिए ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 समझते हैं, सोल्यूशन देखिए क्या है, क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, इसमें N1 बराबर 200 हर्ट्ज का स्वरित्र किसी अज्ञात स्वरित्र N2 के साथ 4 विस्पंद देता है। ठीक है, तो बच्चों इस पहली लाइन से अपन देखें तो N2 का मान क्या होगा, 200 से या तो 4 ज्यादा होगा या 4 कम होगा, क्योंकि जितना आवृत्ति अंतर होता है उतना ही विस्पंद मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमें इस लाइन को पढ़कर ये पता चला कि जो N2 का मान है, इस N2 का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 200 + -4, 200 + -4, 200 से 4 ज्यादा होगा या 4 कम होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी अपन चेक कर लेते हैं, मतलब +-4 है तो N2 का मान क्या होगा, 196 हर्ट्ज होना चाहिए, और अगर 4 ज्यादा है तो 204 हर्ट्ज होना चाहिए। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है, अब कौन सा आंसर सही है वो आगे पढ़ने में मिलेगा हमको। अब देखिए, अब यदि N2 को मोम लगाकर भारित कर दें,
मतलब बच्चों अब N2 पे आपने मोम लगा दिया, तो हम जानते हैं मोम लगाने पर N का मान क्या होता है, घट जाता है। तो हम देखें मोम लगाने पर N2 का मान क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, N2 का मान थोड़ा घटेगा। अब बच्चों अगर मान लो ये वाला सही आंसर है N2 का, मतलब N2 का मान ये वाला सही आंसर है, तो उसको घटाएं एक बार, क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे इसको घटाएं तो घटाने पर मान क्या आ सकता है 195 हर्ट्ज, 194 हर्ट्ज, ठीक है, ये मान आ सकते हैं। जबकि अगर बच्चों ये आंसर करेक्ट है तो इसकी आवृत्ति घटाएं तो 203 आ सकता है या 202 हर्ट्ज आ सकता है, ठीक है, इस प्रकार से मान आ सकते हैं। तो आपसे कह रहा है बच्चों कि भारित कर दें तो N1 के साथ पुनः 4 विस्पंद देता है, मतलब 200 हर्ट्ज के साथ यहाँ पे वापस 4 विस्पंद मिलते हैं। तो देखिए बच्चों ये वाला मान जो मान आएंगे उनमें से हम देखें 200 के साथ कोई भी हमें 4 विस्पंद नहीं दे पाएगा। तो हम देखें यहाँ पे कोई भी मान N1 बराबर 200 के साथ 4 विस्पंद नहीं देगा। कोई मान 200 के साथ 4 विस्पंद नहीं देगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है, 196 तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो इसको देखें बच्चों, यहाँ पे ये मान वैक्स लगाने पे घट गए थे, 203 हो गए, 202 हो गए, या हो सकता है मान लो घट के मान लो अगर ये हो जाए 196 हो जाए, हो सकता है घटने के बाद कितना भी घट सकता है। तो जो ये वाला जो मान आया, ये मान हम देखें, ये N1 बराबर 200 के साथ कितने मिलेंगे, 4 विस्पंद देगा, 4 विस्पंद देगा, ठीक है, 4 विस्पंद देगा। इसलिए बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ये मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। इससे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई मिल रही है, ठीक है, मतलब पहले 4 विस्पंद मिल रहे हैं और बाद में वापस 4 विस्पंद मिल रहे हैं। अगर मोम लगा दिया गया तो आंसर क्या जाएगा, 204 हर्ट्ज, N2 बराबर 204 हर्ट्ज, ये करेक्ट आंसर है। चलो तो हम देखें बच्चों आंसर इक्वल टू क्या हो गया, आंसर N2 बराबर 204 हर्ट्ज, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलो अब देखें बच्चों सॉल्यूशन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। सेकंड आपसे कह रहा बच्चों N1 बराबर 256 हर्ट्ज का सौरित्र ये N2 के साथ 6 विस्पंद देता है। तो चलो इस लाइन के अनुसार देखें N2 का मान क्या होना चाहिए, N2 का मान होना चाहिए 256 प्लस माइनस 256 प्लस माइनस 6, या तो 6 ज्यादा होगा या 6 कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर 6 कम है तो मान क्या जाएगा 250 हर्ट्ज, अगर 6 कम है तो मान क्या है बच्चों 250 हर्ट्ज आएगा, ठीक है, 250 हर्ट्ज, और अगर 6 ज्यादा है तो 262 हर्ट्ज। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है, तो देखते हैं कौन सा आंसर है, आगे पढ़ने पर पता चलेगा। अब क्या यदि N2 को थोड़ा घिस दें तो पुनः 6 विस्पंद मिलते हैं। तो चलो घिसने पर, किसको घिस रहे हैं, N2 को, तो चलो घिसने पर हम देखें N2 का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलो अगर N2 का ये वाला मान सही करेक्ट है तो उसको बढ़ाएं एक बार, देखें बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाएंगे तो 251 हर्ट्ज, ठीक है, 252 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर ये मान हमें मिल रहा है 200, तो यहाँ पे देखिए हमें कितने विस्पंद चाहिए, 6 विस्पंद, क्या इसमें 6 विस्पंद आएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे अगर ये मान बढ़ते बढ़ते 262 हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है, 262 नहीं 200, हाँ ठीक है, 262 हर्ट्ज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने विस्पंद मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर वापस हमें 6 विस्पंद मिल जाएंगे, क्योंकि देखो किसके साथ N1 का मान कितना है 256, तो 262 हर्ट्ज यहाँ पे हमें कितने विस्पंद देगा, 6 विस्पंद हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 6 विस्पंद यहाँ मिल जाएंगे इसमें, और यहाँ से हम देखें इसको, अगर ये करेक्ट आंसर है तो उसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 6 विस्पंद तो मिल रहे हैं हमें। अब हमने इसको घिसा है तो घिसने पर आवृत्ति बढ़ जाती है, तो इसको बढ़ते हैं तो क्या मिलेंगे, देखिए इसको अपन बढ़ा रहे हैं। चलो इसमें क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि N2 को थोड़ा घिस दिया जाए तो पुनः 6 विस्पंद नहीं मिलते, तो हम कह सकते हैं तो लिखते हैं अब 6 से ज्यादा विस्पंद मिलते हैं, ग्रेटर देन 6, तब ग्रेटर देन 6 विस्पंद मिलते हैं। चलो थोड़ा सा करेक्शन कर लिया मैंने, ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 विस्पंद मिलते हैं तो N2 का मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आवृत्ति बढ़ते बढ़ते 262 या 263 हर्ट्ज हो जाए, 263 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए इस जगह समझो ये जो मान आपको प्राप्त हुआ 251 हर्ट्ज, 251 हर्ट्ज में कितने विस्पंद मिल रहे हैं, 5,
252, कितने विस्पंद मिलेंगे? 3, बस 4 मिलेंगे। ऐसे करते करते बच्चों यहाँ पे अगर ये माना गया 263 हर्ट्ज, तो कितने विस्पंद मिलेंगे? 7 विस्पंद। तो यहां से हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे डेल्टा एन बराबर कितना मिल रहा है? डेल्टा एन बराबर 7, किसके साथ? N1 बराबर 256 के साथ, N1 बराबर 256 के साथ 7 विस्पंद मिल रहे हैं, मतलब 6 से ज्यादा मिल रहे हैं। चलो यहाँ पे देखें, अगर ये सही है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएं बच्चों, 263, 264 ये मान आएंगे। अब बच्चों इसमें आप देखिए ये जो मान है यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? डेल्टा एन का मान, डेल्टा एन बराबर 7, किसके साथ? वही 256 के साथ, एन बराबर 256 के साथ हमें यहाँ पे वापस 7 विस्पंद मिल रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहां भी हमें 6 से ज्यादा विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं, यहां भी 6 से ज्यादा विस्पंद प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं। तो हम कहते हैं अतः N2 बराबर आंसर क्या है बच्चों? N2 इज इक्वल टू 250 एंड 256 दोनों संभव है। ठीक है, दोनों संभव है। अब बच्चों अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे रखा, मतलब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, किसी एक को ही टिक करना है, बोथ ऑफ देम है ही नहीं, तो जो उस केस में हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे 256 हर्ट्ज को। क्यों देंगे? इसके लिए देखो एक लाइन लिखी यहाँ पे, इसे ढंग से पढ़ें आप। यहाँ लिखा है बच्चों इसमें थोड़ा सा घिस देने पर। तो बच्चों अगर थोड़ा सा घिसेंगे तो आवृत्ति भी तो थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ा सा घिस रहे हैं तो आवृत्ति भी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मान 265 था, थोड़ा सा बढ़ते ही 263 आ गया है, जबकि यहाँ 250 है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ना पड़ेगा तब जाके 263 आएगा। तो थोड़ा सा मान बढ़ना किसका मिल रहा है हमें? इसका। ठीक है, तो बच्चों यदि यहाँ बच्चों ज्यादा सही आंसर कौन सा है? ज्यादा सही इज इक्वल टू 262 हर्ट्ज, क्योंकि थोड़ा सा घिसने पर N2 में थोड़ी सी वृद्धि होगी, तो इसलिए ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों? ज्यादा सही यहाँ पे 262 हर्ट्ज है। 262, ये 256 लिख दिया, 262 करना, इसको 262 करो, 262। ठीक है, तो ज्यादा सही कौन सा आंसर है बच्चों? 262 हर्ट्ज ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, तो बात पल्ले पड़ी बच्चों, संभव दोनों ही हैं, दोनों संभव है, लेकिन ज्यादा सही आंसर कौन सा बच्चों? 262 हर्ट्ज। चलो अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 अपन देख रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन 3, N1 बराबर 150 हर्ट्ज, N2 के साथ 5 विस्पंद देता है। ठीक है, तो यहां से इससे पता चल रहा है कि N2 का मान क्या होगा? N1 मतलब 150 प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे एवा प्लस लेके देखें, एवा माइनस लेखें, तो यहाँ पे क्या जाएगा मान? यहाँ पे एक तो मान आ जाएगा 145 हर्ट्ज, 145 हर्ट्ज, एक तो ये सही आंसर है 45 हर्ट्ज, और दूसरा क्या पॉसिबल है? देखते हैं कौन सा सही आंसर है। 145 हर्ट्ज और एक आएगा बच्चों 155 हर्ट्ज। अब दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है आगे पढ़ने पर पता चलेगा। आपसे अगर यदि N1 को घिस दें, अब देखो बच्चों अभी तक तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किसके साथ करते हैं? N2 के साथ। यहाँ पे N2 को मोम लगा रहे थे या N2 को घिस रहे थे। अब यहाँ हम N1 के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे N1 क्या कर रहे हैं? घिस रहे हैं। तो जो घिसने पर N1 का मान बताया था, घिसने पर N1 का मान क्या बढ़ जाएगा? N1 इंक्रीज। घिसने पर N1 का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से N1 का जो नया मान है N1 डैश कितना हो जाएगा बच्चों? 150 तो पहले था ही सही, 151, 152 डॉट 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 ये मान आएंगे। अब बच्चों देखो इसमें यहां पे आपसे कह रहा है कि विस्पंदों की संख्या घट जाती है, तो विस्पंदों की संख्या मतलब 5 से कम प्राप्त होती है। पहले 5 मिल रहे थे, अब 4, 3 या 2 या 1 मतलब कम प्राप्त होंगे 5 से। तो चलो एक बार देखें, अगर ये सही आंसर है तो चलो यहाँ पे ये 151 के साथ या 152 के साथ कितने विस्पंद देगा? 151 के साथ तो देगा कितने बच्चों? 4 विस्पंद, नहीं सॉरी 4 क्यों, 6 विस्पंद। 152 के साथ देगा 7 विस्पंद। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डेल्टा एन आ रहा है
डेल्टा एन का मान क्या है, 5 से ज्यादा आ रहा है। जबकि यहाँ पे देखें 155 जो है ये इसके साथ कितने विस्पंद देगा बच्चों, 4, इसके साथ कितने विस्पंद देगा, 3, तो डेल्टा एन का मान लेस देन 5 आ रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 155 हर्ट्ज। ठीक है, यहां से हम देखते हैं आंसर इज इक्वल टू कितना हो गया, आंसर N2 इज इक्वल टू 155 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन ने स्वरित्र के बारे में पढ़ा और ये स्वरित्र के अपन ने 2-3 क्वेश्चन भी समझ लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे और भी आएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, कल पढ़ेंगे बच्चों अपन यहाँ पे अब अप्रगामी तरंगे। यहाँ तक अपन ने पूरा विस्पंद पढ़ लिया है, कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं अप्रगामी तरंगों के बारे में।